नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोबाइल की साइड मत देखना, इधर देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 है। एमपी बोर्ड का ये आखिरी चैप्टर है और सीबीएसई का इनके पास एक चैप्टर और बचेगा, 5th चैप्टर और पढ़ाना है, फिर 6 चैप्टर, मतलब उनके भी 2 चैप्टर बच रहे हैं और तुम्हारा केवल ये लास्ट चैप्टर बच रहा है, ठीक है। और सीबीएसई वालों के एक चैप्टर जो मैंने 13 चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें क्या बच रहा था, न्यूक्लियर फोर्सेस वगैरह चीज़ें बच रही थी। अभी मैं रिवाइज एक बार और करवाऊंगा पूरे सिलेबस का, सभी सब्जेक्ट का, तब उस टाइम पे जो बची हुई चीज़ें वो देख लेंगे अपन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम लिख लो, चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लिख लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स था हमारे पास, उसी तरह से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था, जैसे हमारे पास कोई चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या नहीं। अब यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरह से हमारे पास एक कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ साउथ है, अकेला कोई मैग्नेटिक पोल तो होता नहीं है, ठीक है। इससे भी क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरह से कुछ नॉर्थ से कहाँ ट्रेवल करती हैं, साउथ की तरफ ट्रेवल करती हैं, इधर इस तरह से, ठीक है। इसमें भी यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसे हम क्या कह देंगे, जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। उसी तरह से यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह देंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the number of magnetic field lines of force passing normally through any area in a magnetic field is called magnetic flux. It is denoted by phi. नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा ही सिस्टम में इसकी यूनिट वेबर होती है, ऐसे सिस्टम में इसकी यूनिट वेबर है, और सीजे सिस्टम में इसकी यूनिट मैक्सवेल है। एक कन्वर्जन लिख लें, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ये कन्वर्जन है एसआई सिस्टम और सीजे सिस्टम में, ठीक है। ये इधर वाली एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, उधर वाली सीजे यूनिट है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लें इसका, फाई इज इक्वल टू बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए। फाई क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है यहाँ पे, एरिया, जिस एरिया के रिगार्डिंग हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो लिखना चाहे लिख लो नीचे, वेयर फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया। ये तो कब है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रही है। तब अगर किसी एंगल पर पास हो रही है, जैसे कि सपोज ये यहाँ पर सरफेस एरिया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इससे इस तरह से एंगल पे पास हो रही है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक सरफेस, प्लेन से ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे निकल रही है किसी सरफेस के ही। अब तो समझ में आ रहा है ना, कुछ ना कुछ एंगल पर है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल से कितने एंगल पर है, थीटा, ये थीटा एंगल पर जा रही है। तो हमें क्या करना है, इसका कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट निकालने की प्रथा तो पता है ना तुम्हें, ठीक है। अगर ये बी है तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाता है, बी कॉस थीटा हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बन रहा वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया बी कॉस थीटा, और इसका सरफेस एरिया कितना है, ए, सरफेस एरिया कितना है इसका, ए। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा। अच्छा इसको क्या फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। याद है हमने पढ़ा है पहले कभी, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा के प्लेस पे ए डॉट बी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बी क्या है, बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और तुम्हें पता है ना ए क्या है यहाँ पे, एरिया वेक्टर, पूरा नाम बोलो क्या है, एरिया वेक्टर। और बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्या यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, टेस्ला, बताया ना। अच्छा एक और नई यूनिट निकालना सीखते हैं अब। अच्छा यहाँ पर देखो फाई की यूनिट वेबर है ना। इस फॉर्मूले के देखो कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है। अगर मुझे बी की यूनिट निकालनी तो क्या मैं फाई अपॉन ए लिख सकते हैं क्या। अच्छा इसकी यूनिट वेबर है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो एक और यूनिट हो गई है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक और क्या है, टेस्ला, अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों ही सेम चीज़ें हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज भी दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है, नोट कर लो उधर से। हो गया। अच्छा इधर क्या तुम फाई का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। चलो देख लेते कैसे निकालेंगे। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशन फॉर्मूला उसको तो रखेंगे नहीं। अच्छा याद है मैं लॉरेंस फोर्स के टाइम पे मैंने एफ इज इक्वल टू कुछ लिखवाया था, बिल साइन थीटा, याद है ना। लॉरेंस फोर्स हमने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा पढ़ा था। तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू एफ अपॉन में आई एल साइन थीटा लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं। तो इससे सबसे पहले हम किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बी का। कैसे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एल एम एल टी इनवर्स स्क्वायर होता है, ठीक है। आई क्या है यहाँ पे, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेवकूफ केवल ए होगा। अरे करंट है ना, करंट तो खुद एक कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो तू बता रहा है ना एटी, वो चार्ज का बता रहा है, चार्ज का होता है एटी, करंट का हो जाएगा आई, और एल लेंथ के लिए हो जाएगा, होगा ना लेंथ के लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर पहुंचाएंगे, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर जाके ए इनवर्स बन जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बचा है एम एल 0 टी की पावर -2 ए की पावर -1, ठीक है। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, बी का। अच्छा इसमें किसका मल्टीप्लाई करा दिया जाए, केवल ए के डायमेंशन फॉर्मूले का, तो फाई आ जाएगा। तो फाई का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए बी का डायमेंशन फॉर्मूला रखेंगे, इसमें
ए मतलब कि लेंथ का स्क्वायर हो जाता है क्या, एरिया होता है ना, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू लेंथ, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1, ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, आगे समझ, नोट करो इसे। हो गया, मेरे ख्याल से सीबीएसई के सिलेबस से फेराडेज लॉ हटा दिए गए हैं। ठीक है, और एमपी बोर्ड में हैं, तो अपन पढ़ लेंगे उसको, और सीबीएसई वाले भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर फेराडेज लॉ नहीं पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिना समझ में नहीं आएगी, और वो नहीं समझ में आएगी तो आगे के काम भी अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सच में नहीं पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर कि इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने जब तुम्हें गॉस थ्योरम पढ़ाई थी उसके टाइम पे मैंने फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, बहुत अच्छे से याद है सभी को। ठीक है ना, अब इसी तरीके का हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में भी देखेंगे, ई के प्लेस पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, और डी एस तो डी एस ही रहेगा, या डी ए लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, बस क्लोज सरफेस रहना ज़रूरी नहीं है, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। मतलब कैसे आया है समझना, जैसे कि अगर हमारे पास एक छोटा सा एरिया हो डी ए, ठीक है, छोटा सा एरिया है डी ए, किसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी में रखा हुआ है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने पढ़ लिया पहले, एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, डी ए, किसी डायरेक्शन में होगा ये, किसमें, सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अरे ये तो बताई थी डायरेक्शन हमने, जैसे मान लो कोई हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जो होता है ये क्या होता है, एरिया वेक्टर, इसका सरफेस एरिया कितना है, डीएस, ये डीएस वेक्टर हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। इसी तरीके से यहाँ पर कोई एक सरफेस है जहाँ किसका एरिया कितना है, डी ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस में रखा हुआ है, बी में रखा हुआ है। ठीक है, तो कितना फ्लक्स पास होगा, बहुत ही छोटा सा फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अगर मुझे कंप्लीट फ्लक्स पता करना है तो बोथ साइड क्या करा दें, डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। आगे समझ में, तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। तुम तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। हो गया, मैंने तुम्हें ट्रांसफार्मर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ा है, 7 चैप्टर में पढ़ा है। क्या होता है ट्रांसफार्मर में, कितने पार्ट होते हैं, मेन पार्ट ट्रांसफार्मर के, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, 3 होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और तीसरा लेमिनेटेड कोर। क्या होती है, लेमिनेटेड कोर। प्राइमरी कॉइल को अपन बाइंड करते हैं लेमिनेटेड कोर पे ऊपर, फिर सेकेंड आर्म पे हम सेकेंडरी कॉइल को बाइंड करते हैं। प्राइमरी कॉइल से क्या निकलता है, करंट पास होता है। करंट कौन सा होता है, वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट होता है कि नहीं होता। वेरिएबल करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, याद है, अरे बोलो ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स अपन ने देख ही लिया क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके पास पहुंचा, सेकेंडरी कॉइल के पास। सेकेंडरी कॉइल में भी क्या इंड्यूस होता है, करंट।
होता है कि नहीं होता? तो सेकेंडरी कॉइल में क्या इंड्यूस हो गया? करंट, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक का कुछ ना कुछ यूज़ है, और इसमें इंडक्शन की प्रोसेस हो रही है। इंडक्शन मतलब क्या होता है? विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करवा देना, ठीक है। तो ये पूरी फिनोमेनन को क्या बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लिखो हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, एक कहानी थोड़ी सी और सुन लो। तुम्हें वो 4th चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो याद है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने सबसे पहले, कि नहीं याद है? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या करा था? एक सबसे पहले कंडक्टर लिया था, ठीक है। कंडक्टर को हमने करंट बैटरी से कनेक्ट किया होता, उससे करंट पास करवा रहे थे। उसके पास में किसको रख रखा था? मैग्नेटिक नीडल को। मैग्नेटिक नीडल में क्या देखा था हमने कि जैसे करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। करंट को हम बंद करते हैं तब भी डिफ्लेक्शन होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब नीडल को पास में लेके आते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है, दूर ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन, करंट की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, करंट की वैल्यू घटाते जाएंगे तो डिफ्लेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी। तो मतलब ये जो फिनोमेनन हुई थी 1820 में हुई थी, 1820 में। 1820 में ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फाइंड आउट हुआ था कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड था। इसी समय मैक्सवेल के दिमाग में आया कि जब जिस रास्ते से अपन सीढ़ियों से ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसी रास्ते से ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हैं उन्हीं सीढ़ियों से, ठीक है। तो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो क्या जनरेट होती है? तो क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चाहिए। तो लगभग 11 साल तक काम करने के बाद, 11 साल तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अपन लोग तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाएं इतने लंबे टाइम में। 11 साल तक लगातार काम करने के बाद, हाँ इसी फील्ड में काम करने के बाद 1831 में सक्सेस मिली और इवॉल्व हुआ क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसी कोई प्रोसेस, ठीक है। 11 साल, अब तुम लोगों के पास इतना पेशेंस होता ही नहीं है। 11 साल तक क्या करते थे? 11 साल तक कमरे में बैठ के सोते रहे, एक्सपेरिमेंट किए और क्या किए होंगे? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, सक्सेसफुल तो हुए नहीं तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम? अनसक्सेसफुल। और अपन एक साल में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक साल फेल क्या होगा? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी तो, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं हम, ये कहानी थी फैराडे से रिलेटेड। तो याद रखना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर करने वाले कौन है? ऑस्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी किसने की? फैराडे ने। अभी आपने मैक्सवेल अरे फैराडे बोला था मैंने, ऑस्टेड की चलो वीडियो चल रहा है, मैं देख लूँगा क्या बोला था मैंने, ठीक है। तुम तो ये देखो कि अपन ने किसकी बात कर रहे थे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिस्कवरी किसने की? ऑस्टेड ने। और फैराडे ने किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे बोला, अगर मैक्सवेल भी बोला हो तो क्या करेंगे? फैराडे, ठीक है। तो लिखो इसमें, whenever there is relative motion between the coil and the magnet, then EMF is when there is a relative motion between the coil and the magnet, जल्दी लिखना, an EMF is established in the coil. Called the induced EMF. Full stop. If the coil is closed, a current flows in it. This current is called induced current.
एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो जो लिखा है उसको आप समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लो जल्दी से, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कॉइल बना दी हमने, यहाँ से कोई लोड रेजिस्टेंस वगैरह लगा दिया ताकि यहाँ से हम आउटपुट को गेन कर सकें। बीच में हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, जो क्या हमें बताएगा, करंट की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कैरो लगा होगा, अगर इसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो जाता है तो करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है, अगर इसका डिफ्लेक्शन राइट साइड हो जाता है तो करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमने एक मैग्नेट रख दिए, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल कोइल को फेस कर रहा है। नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, कोइल को फेस कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। इतनी बात समझ में आ गई। हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को पास में लेके आ रहे हैं कॉइल के। तो सबसे पहले लाइन ये लिखिए, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। रिलेटिव मोशन मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दिस इज द कॉइल एंड दिस इज द मैग्नेट, तो आप दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर रहे हो, दिस इज द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों देखो साथ साथ सेम डिस्टेंस से आगे पीछे जा रही हैं। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं होगा। कारण समझना, जब मैग्नेट दूर है तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा। जैसे जैसे मैग्नेट पास में आ रही तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। फिर हम दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स कम होगा, फिर पास लाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो इस तरह से फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है। तो जब जब फ्लक्स में चेंजेस आते हैं तब तक यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। तो बोला उसने शुरुआत में कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और ये सर्किट क्या है, क्लोज है, तो इसके अंदर करंट भी प्रोड्यूस होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा, और इस करंट को बोलेंगे हम इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट मतलब कि करंट पैदा हो गया। अच्छा, एक बार बताओ कि हमने इसको किसी भी बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया? नहीं। इसको किसी करंट के सोर्स से कनेक्ट किया? नहीं। फिर भी इसमें क्या जनरेट करवा दिया हमने, बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आगे क्या बात समझ? तो ये फिनोमेनन क्या कहला रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस। अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया, कहाँ पे करंट क्या फ्लो होगा, यहाँ पे समझना। ठीक है, जब हम नॉर्थ पोल को पास में लेकर आ रहे थे किसी कॉइल के, तो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। सपोज किसी डायरेक्शन में करंट शो हुआ तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो गया गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो जब नॉर्थ पोल को पास में लेके आ रहे थे तो एक साइड डिफ्लेक्शन था। फिर दूसरे केस में, ये पहला वाला केस है, दूसरा वाला केस है, हम क्या करेंगे, मैग्नेट को दूर ले जाएंगे। तो अब नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, इस केस में नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो ये पहले केस का डिफ्लेक्शन है, दूसरे केस में डिफ्लेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। ये देखा, सपोज कि नॉर्थ पोल अगर कॉइल के पास में आ रहा है तो किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ, जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो गया। जिस भी डायरेक्शन में हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? आ गई। फिर दूसरा केस हमने क्या करा, पहले हम नॉर्थ पोल को साथ में पास में लेके आ रहे हैं, अब किसको पास में लेकर आ रहे हैं, साउथ पोल को पास में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखा कि हम जब साउथ पोल को पास में लेकर आ रहे थे, सपोज गैल्वेनोमीटर का पहले वाले केस में जब नॉर्थ पोल पास में लेकर आ रहे थे तो राइट साइड डिफ्लेक्शन हुआ। मान के चलते, कहाँ डिफ्लेक्शन हुआ, राइट साइड। तो इस वाले केस में साउथ पोल को लाएंगे तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगले वाले केस में साउथ पोल को
दूर ले जा रहे हैं, एरो से समझ में आ रहा है ना, साउथ पोल पास में आ रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है इधर से। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो इस वाले केस का अपोजिट देखने को मिला। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे करंट कुछ ना कुछ नॉर्थ या साउथ के पास या दूर जाने से रिलेटेड होता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? तो अब लिखो फेराडेज एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Related to electromagnetic induction. Experiment first. इसमें लिखना a galvanometer is connected to an insulated copper coil. When a magnet is moved towards or away from the coil, the following observations are obtained. फर्स्ट लिखना। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हम मैग्नेट को रेस्ट पे रखेंगे और कॉइल को भी रेस्ट पे रखेंगे तो उन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन होगा? नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, इफ द मैग्नेट एंड कॉइल आर एट रेस्ट, if the magnet and coil are at rest, then no deflection is observed in the galvanometer. Second, when the north pole of magnet is moved towards the coil, when the north pole of the magnet move towards the coil, then the galvanometer gives the deflection in one direction, when the north pole of the magnet is moved towards the coil, then the galvanometer gives the deflection in one direction. And when north pole is moved away from the coil, north pole is moved away from the coil, then galvanometer gives deflection in opposite direction. ठीक है,
मतलब एक काम करो, ये पॉइंट लिखने के बाद ये फर्स्ट और सेकंड ये जो डायग्राम बन रहे हैं ना, ये वाला बना लो जल्दी से। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, the same phenomenon is repeated by south pole then all the observations are reverse to the north pole। मतलब ये है कि जब हमने ये फिनोमिनन साउथ पोल के साथ रिपीट की तो जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन थे वो नॉर्थ पोल के जो ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल उल्टे थे। इसमें क्या हो रहा था कि जब हम नॉर्थ पोल को पास में लेकर आए तो डिफ्लेक्शन एक साइड हो रहा था, तो जब साउथ पोल को पास में लेकर आए तो डिफ्लेक्शन उसके अपोजिट हो रहा था। जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाते तो डिफ्लेक्शन एक साइड हो रहा था, ठीक है। जब हम साउथ पोल को दूर ले जाते तो डिफ्लेक्शन उसका भी अपोजिट ही हो रहा था। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन मिल रहा है नॉर्थ पोल के कंपेरेटिवली जस्ट अपोजिट है। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, आगे लिखें। If the magnet is moved fast, next point, next observation है, if the magnet is moved fast, then deflection increases। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे समझते हैं। मुझे एक बार बताओ कि जैसे अगर मान लो ये अपनी कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैं धीरे धीरे पास में लेकर आ रहा हूँ इसको, धीरे धीरे दूर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लक्स में रेट होने की चेंज भी स्लो होगी, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। फास्ट ले जाएंगे तो फ्लक्स में चेंज भी फास्ट होगा। जितना फास्ट फ्लक्स में चेंज होगा उतनी ही फटाफट या उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, और जितना स्लो रेट से करंट ये फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही स्लो करंट इंड्यूस होगा। आई कि नहीं यही बात समझ में? अच्छा, हम एक काम भी तो कर सकते हैं, मैग्नेट को फिक्स रख लो, कॉइल को मूव करा लो, कॉइल को फिक्स कर लो, मैग्नेट को मूव कर लो, दोनों में से कुछ भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो जितना फास्ट हम किसको मूव करेंगे, मैग्नेट को मूव करेंगे या फिर कॉइल को मूव करेंगे, जितना फास्ट हम फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होने वाला है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स in the coil is increased, if the number of turns in the coil is increased, or soft iron core is placed with inside the turns, soft iron core is placed inside the coil, ऐसा लिख लो, soft iron core is placed inside the coil, then the deflection also increases, then the deflection also increases। एक व्यक्ति से कोई काम कराया जाए, उसके कंपेरेटिवली 2 लोग से काम करवाएंगे वही तो ज़्यादा इफिशिएंटली होगा। 10 लोग मिलकर करेंगे उसी काम को तो और ज़्यादा इफिशिएंटली काम होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होगा। अगर जैसे मान लो किसी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 100 हैं तो कुछ करंट इंड्यूस हो रहा होगा, वहीं अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम 200 कर दें तो अब करंट ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा टर्न के पास फ्लक्स पहुँच रहा है तो ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो यहीं अगर हम 2000 कर दे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाओ, करंट की वैल्यू भी
बढ़ जाए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स भी एक लिमिट तक बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बहुत सारे बढ़ा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स भी तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए, इतना पावरफुल फ्लक्स भी होना चाहिए, तो मैग्नेट भी इतनी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो। आएगी नहीं बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। सर जो ट्रांसफार्मर में रहते हैं कॉइल्स में, तो वो तो करंट के अकॉर्डिंग देते होंगे ना, मतलब जितना करंट। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, इफ द मैग्नेट रिमेन्स स्टेशनरी, if the magnet remains stationary and the coil moved is moved towards or away from magnet, then galvanometer also gives deflection. ठीक है, एक फाइनल कंक्लूजन वो लिख लेते हैं। द करंट इज इंड्यूस्ड only because of relative motion between the magnet and the coil. ठीक है, तो ये तो कथा समाप्त हुई किस किस के रिलेटेड, मैग्नेट और कॉइल से रिलेटेड, जो पहला एक्सपेरिमेंट था। अच्छा एक बार बताओ, मैग्नेट का काम क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग तरीके से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा हमें पता है, लेकिन हम एक कॉइल भी तो करंट में, एक कॉइल के अंदर करंट भी तो फ्लो करवा सकते हैं। कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो कराएंगे तो उससे क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम मैग्नेट को रिप्लेस कर सकते हैं क्या कॉइल से, है ना? तो जिस कॉइल में हम करंट फ्लो करवाते हैं उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी कॉइल। और जो कॉइल हमारे पास पहले की तरह रखी हुई थी, जिसके अंदर करंट हम इंड्यूस करवा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल। क्या बोल देंगे? सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया गया यहाँ पर समझना। सबसे पहले प्राइमरी कॉइल ली, प्राइमरी कॉइल के अंदर हमने क्या प्रोड्यूस कराया? करंट को फ्लो करवाया, जैसे कि हमारी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। इसको हमने किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया, आया समझ? यहाँ पर एक हमने रियोस्टेट भी लगा रखा है। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल करंट प्रोवाइड कराता है, अलग अलग वैल्यू देगा करंट की। अगर करंट चेंज होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तो करंट इंड्यूस होगा। तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई। कौन सी कॉइल? प्राइमरी कॉइल। इसको मैं पी से नाम दे रहा हूँ। इसी के पड़ोस में क्या रख रखा है हमने? सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है। इसको किससे कनेक्ट कर दिया हमने? गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल हो गई है। अब रियोस्टेट की मदद से हम करंट की वैल्यू को बार बार वेरी कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो भी कैसी होगी? वेरिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसा होगा? वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसके पास पहुंचेगा? सेकेंडरी कॉइल के पास, कभी नॉर्थ कभी साउथ, इस तरह से। तो यहाँ पे भी क्या जनरेट होने वाला है? ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से क्या हो जाएगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। आई कि नहीं है समझ में? तो पूरी की पूरी फिनोमेनन किसके हमने रिपीट कर दिए? कॉइल्स के फॉर्म में। एक कॉइल हो गई प्राइमरी कॉइल, जिसके अंदर हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, आप देख सकते हो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, रियोस्टेट ज्वाइन कर रखा है हमने। और दूसरी कॉइल जिसके अंदर हम करंट को ऑब्टेन कर रहे हैं, वो कौन सी कॉइल है? सेकेंडरी कॉइल। आगे की बात समझ? और यही शुरुआत है किसकी? ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते बनाया गया जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट करके इसके बारे में अपने मन से कुछ बातें लिख लो जो मैंने तुम्हें अभी समझाई हैं, ठीक है, लिख लो।